हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पहले हम एक छोटा सा टॉपिक और कर लेते हैं जिसका नाम है एरिया वेक्टर। ठीक है, व्हाट इज एरिया वेक्टर? एरिया वेक्टर क्या होता है कि हम एक 3 डायमेंशनल स्पेस ले लेते हैं, एक्स वाई और जेड, और यहाँ एक ये छोटा सा एरिया ले लेते हैं। इसकी साइड भी ए है और इसकी साइड भी ए है, और इसका नाम रख देते हैं ओ ए बी सी। अगर मैं आपको बोलूं कि इसका एरिया निकाल के दिखाइए ओ ए बी सी का, तो आप क्या करेंगे? ए गुणा ए इज इक्वल टू ए स्क्वेयर, इसका एरिया हो गया। लेकिन हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं एरिया ए बी का वेक्टर क्रॉस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू, देखो ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा? दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो ए बी का मैग्नीट्यूड कितना है? ए गुणा ए, और क्या रहेगा? साइन 90। साइन 91 होता है, तो ये क्या हो गया? ए स्क्वेयर। और जब भी मेरे को पता है कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट होती है तो जो डायरेक्शन होती है, वो वेक्टर जो आता है उसकी डायरेक्शन क्या होती है? इस एरिया के परपेंडिकुलर होती है, जिसको हम एन कैप से दर्शा सकते हैं। एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस ओ ए बी सी। तो इसी को बोला जाता है एरिया वेक्टर, जिसको हम एस वेक्टर, सरफेस एरिया वेक्टर या ए वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं, या एस वेक्टर से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका एरिया इसी को बोला जाता है एरिया वेक्टर। अगर हम ये सरफेस ले तो इसका एरिया वेक्टर क्या हो जाएगा? ये इसका एरिया वेक्टर, इसके परपेंडिकुलर इसका एरिया वेक्टर लेते हैं हम। ठीक है, तो एक ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है एरिया वेक्टर का, कि कोई भी जो सरफेस होता है उसके जो परपेंडिकुलर एक वेक्टर लिया जाएगा वो क्या कहलाता है? उसका एरिया वेक्टर। ठीक है, तो अगर एस हमारा एरिया वेक्टर है तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? एन कैप यूनिट वेक्टर गुणा में उसका मैग्नीट्यूड, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। क्योंकि किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या है? उसका यूनिट वेक्टर गुणा में उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये होता है एरिया वेक्टर। अब देखते हैं हम कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फ्लक्स का मतलब नंबर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया, नंबर ऑफ फील्ड लाइन क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया प्लेस्ड नॉर्मल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट। इसको मिटा देते हैं एरिया वेक्टर को। कोई भी एरिया हम लेंगे उसका जो नॉर्मल वेक्टर लिया जाएगा वही क्या कहलाता है? एरिया वेक्टर। तो इसने क्या कहा है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? नंबर ऑफ फील्ड लाइंस क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया, एक किसी यूनिट एरिया को क्रॉस करके जाती है, प्लेस्ड नॉर्मल टू द फील्ड एट ए पॉइंट। देखिए, ये एक एरिया वेक्टर है और ये बहुत सारी फील्ड लाइंस है, तो इसके परपेंडिकुलर पास होती हैं। कितनी नंबर ऑफ लाइन इसमें से पास हो जाती हैं, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इस एरिया का नाम मान लेते हैं हम है एस या डेल्टा एस, कोई भी छोटा सा एरिया, और ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? अगर हमारे पास, अगर इसको आप ऐसे देखेंगे, ठीक है, तो आपको एक लाइन दिखाई देती है, इसके परपेंडिकुलर कितनी लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास होंगी इस एरिया में से, उसी को कहा जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो लिख लेते हैं हम। अगर ये हमारे पास एक एरिया है, सामने से ऐसे दिखता है, इसमें से बहुत सारी नंबर ऑफ फील्ड लाइन पास होती है नॉर्मल टू एरिया, 1 2 3 4 5 6 7 ई, और एस वेक्टर भी किधर है? इस तरफ है। तो जो फ्लक्स होगा वो हमारा क्या होगा? फाई ई। देखिए, स्मॉल एरिया है तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, वो किसके बराबर हो जाएगा? ई डॉट डेल्टा एस वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन लेनी है? जो डेल्टा एस के नॉर्मल है। अगर हम इसको ऐसे रखने की बजाय थोड़ा सा किसी एंगल पर रखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड से एंगल कितना है? 90 डिग्री, हर जगह कितना है? 90 डिग्री। लेकिन इसको मैं थोड़ा सा किसी एंगल पर रख दूं इलेक्ट्रिक फ्लक्स से, इसको ऐसे की बजाय थोड़ा सा ऐसे रख देते हैं, इस सरफेस को ऐसे कर लेते हैं,
तो देखिए ऊपर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन छूट जाएगी, यहाँ ये है इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन, ठीक है, और ये है हमारा एरिया वेक्टर डेल्टा एस वेक्टर, ठीक है। ये है 90 डिग्री के ऊपर और इनके बीच में एंगल है कोई थीटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डायरेक्शन, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमारा क्या होगा, ये होगा ई का कौन सा कंपोनेंट, तो ई के दो कंपोनेंट कर लेंगे हम, एक ई कोस थीटा और एक ई साइन थीटा। तो जो परपेंडिकुलर होगा सरफेस के, ये हमारा सरफेस है, इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा उसी की वजह से हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ई कोस थीटा इंटू डेल्टा एस, तो ये क्या हो जाएगा, ई डेल्टा एस कोस थीटा। तो कौन देखिए कुछ फील्ड लाइन छूट गई तो इसकी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कम है और इसकी ज़्यादा है। यहाँ पूरी की पूरी इलेक्ट्रिक फील्ड है एरिया में से पास होती है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ कम पास होती है इस एरिया में। अगर हम किसी ओरिएंटेशन पर रखते हैं, थीटा चेंज करते हैं, तो कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये सिर्फ ई का कौन सा कंपोनेंट, ई कोस थीटा की वजह से, जो परपेंडिकुलर होगा। इसके दो कंपोनेंट, एक इसके अलोंग होगा ई कोस ई साइन थीटा और एक इसके अलोंग होगा ई कोस थीटा। तो इसकी वजह से है इलेक्ट्रिक फील्ड डेल्टा एस, ई डैश डेल्टा एस कोस थीटा। तो हम इसको अलग अलग छोटे छोटे एरिया के हिसाब से देखेंगे, लेकिन अगर कोई बड़ा चार्ज है तो इसको हम टोटल जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है वो हम निकालते हैं इंटीग्रल, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो वो हमारा आ जाएगा ई डेल्टा एस वेक्टर, ठीक है। और इसको हम आगे और सॉल्व कर सकते हैं या इतना ही रख सकते हैं, ठीक है। डी एस वेक्टर या नॉर्मल वेक्टर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ई डॉट एन कैप डी एस, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है, थीटा पर डिपेंड करती है। अगर थीटा हमारा 0 डिग्री, ई और नॉर्मल वेक्टर डेल्टा एस वेक्टर में और ई में अगर ये थीटा 0 है तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होती है हमारी वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, ई इंटू डेल्टा एस के प्रोपोर्शनल होती है। अगर थीटा हमारा 90 डिग्री है, ठीक है, जैसे ये ई साइन थीटा और ये डेल्टा एस, तो यहाँ पर हमारा जो फाई ई है वो किसके बराबर हो जाता है, 0 के बराबर। और अगर थीटा हमारा लेस देन 90 है तो फाई ई किसके बराबर होता है, ई डेल्टा एस कोस थीटा, लेकिन ये लेस देन 0 होता है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव रहेगा। कैसा रहेगा, ये जो फाई ई की वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 रहती है, पॉजिटिव। और अगर थीटा हमारा 90 डिग्री से बड़ा हो जाता है तो जो फाई ई की वैल्यू है वो हमारी लेस देन 0 हो जाती है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको, तो थीटा इज इक्वल टू 0 पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू मैक्सिमम, थीटा इज इक्वल टू 90 पर 0। अगर ई वेक्टर और डेल्टा एस एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री बनता है तो वहां पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी होती है, 0 होती है। और जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0, और 0 डिग्री होता है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फ्लक्स या मैक्सिमम होती है, इस केस में ई मैक्स मैक्सिमम होगी, ठीक है। इसी के ऊपर आगे है हमारा गोस लॉ, गोस थ्योरम और या गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक। चलिए तो इस पर चलते। देखिए गोस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक या गोस थ्योरम क्या कहती है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओवर द क्लोज सरफेस एस, कोई भी क्लोज सरफेस एस है उसमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, इज 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज Q कंटेन्ड इनसाइड एस। तो जो फ्लक्स होती है वो किसके बराबर होती है, Q/ε0 अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। इसका हम प्रूफ कर लेते हैं कि इतना ही आता है कि नहीं। प्रूफ कैसे करेंगे, एक सर्कल, एक सफेयर ले लेते हैं हम, वी टेक ए स्फेयर
सफेयर लिया हमने, उसका सेंटर O है, ठीक है, और उसका रेडियस क्या है R, और सफेयर है S, और इसके सेंटर पर कितना चार्ज रखा हुआ है, Q चार्ज रखा हुआ है। हमने इसके ऊपर क्या ले लिया, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया ds, यहाँ पर ds, ठीक है। ये एक पॉजिटिव चार्ज है Q, इस सफेयर जो R रेडियस का एक सफेयर लिया हमने S इनक्लोज, उसके ऊपर प्लस Q चार्ज उसके सेंटर पर रखा हुआ है, R उसका रेडियस वेक्टर है। इसके सरफेस पर हमने एक ds एरिया एलिमेंट ले लिया, तो प्लस चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सफेयर के सरफेस के ऊपर क्या रहेगी, आउटवर्ड। ये है हमारी E की डायरेक्शन, E वेक्टर, ठीक है। और जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर है वो भी किस तरफ होगा, बाहर की तरफ, या बोलेंगे इसको एरिया वेक्टर, ds वेक्टर या n कैप यूनिट वेक्टर, आउटवर्ड होगा हर जगह पर, ठीक है। स्मॉल एरिया है, इस स्मॉल एरिया के ऊपर इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये डेल्टा S छोटा एरिया ले लिया हमने, डेल्टा S, ठीक है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो कितनी होगी, डेल फाई E, किसके बराबर, E डॉट डेल्टा S वेक्टर के बराबर, ठीक है। डेल्टा S वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, E वेक्टर डॉट n कैप डेल्टा S, डॉट वेक्टर अगर हटाएंगे तो E वेक्टर का मैग्नीट्यूड E, n कैप इज ए यूनिट वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 होता है, और डेल्टा S कोस थीटा, कोस थीटा दोनों का 0 है तो कोस 0 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास E डेल्टा S। ऑल ओवर द सरफेस कर रहे हैं इंटीग्रल दम, तो क्या करेंगे, इसको ds कर लेते हैं, ऑल s, पूरा सफेयर के सरफेस पे अगर डेल्टा S डेल्टा S डेल्टा S लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, E गुणा में 4 पाई R स्क्वायर, किसके बराबर हो जाएगा, E गुणा में 4 पाई R स्क्वायर के बराबर, डेल्टा फाई E। तो ये क्या आ गई हमारी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगी फाई। अब आपको बताया E कितना होगा, यहाँ पर R डिस्टेंस पर E की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, ये यहाँ पुट कर देंगे तो फाई E किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर, और ये कितना है 4 पाई R स्क्वायर, 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई R स्क्वायर कैंसिल, तो फाई E किसके बराबर हो जाएगा, Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये डेल्टा फाई E आया था यहाँ तक, हमने इसको पूरा इंटीग्रेट कर लिया, ये छोटे से स्फीयर की आई थी, ठीक है। अगर हम छोटे छोटे एरिया एलिमेंट्स इन सब को अगर जोड़ लें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूरे स्फीयर पर कितनी है, E इंटू 4 पाई R स्क्वायर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, कहीं पर भी किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, इस R डिस्टेंस पर हमें पता है एक चार्ज की वजह से क्या होती है, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। तो फाई E क्या हो जाएगी, यहाँ पर E की वैल्यू और पुट कर देंगे, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई R स्क्वायर से 4 पाई Q बाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ गई, इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ गई हमारे पास। ये क्या बताता है हमें कि अगर किसी भी चार्ज के अंदर, किसी भी क्लोज बॉडी के अंदर Q अगर 0 है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी उसमें क्या रहेगी, 0। अगर Q हमारा 0 हो जाता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी हमारी कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। इसका एक हम छोटा सा एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। देखिए हमने क्या लिया है, एक सिलेंडर ले लिया, ठीक है, सिलेंड्रिकल क्लोज बॉडी ले ली। इसमें 3 अलग अलग जगह है हमारे पास, एक है पार्ट 1,
एक सेकंड और एक थर्ड, 3 सरफेस हैं, 2 एंड्स और एक करोड़ सरफेस सिलेंडर का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो इस एरिया वेक्टर के लिए एरिया वेक्टर किधर होगा, बाहर की तरफ, ds। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, कितनी है यहाँ पर, ऐसे अंदर की तरफ। इस एरिया पर थीटा किसके बराबर है, 180, ds वेक्टर और e वेक्टर के बीच में। यहाँ पर भी ds वेक्टर किधर है, एरिया वेक्टर बाहर की तरफ। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और एरिया वेक्टर कैसे है, थर्ड पर ऐसे है, ds वेक्टर। ठीक है, यहाँ थीटा कितना है, 0 डिग्री, और यहाँ थीटा कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, यहाँ थीटा हमारा 90 डिग्री। तो बताइए टोटल फ्लक्स कितना होगा, फाई ई, टोटल फ्लक्स इज फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। चलिए निकालते हैं। इस सरफेस पे देखिए फाई 3, फाई 1 निकालते हैं, क्या होगा, ई डॉट ds वेक्टर प्लस ई डॉट, इसका हटा लेते हैं डॉट, कोस थीटा में टर्म में लिखते हैं, ये होगा ई ds, हटाएंगे तो ये पहला होगा ई ds कोस 180 प्लस फाई 2 पर क्या होगा, ई ds कोस 0 डिग्री प्लस ये क्या होगा, ई ds कोस 90। कोस 180 क्या होता है, -1, तो यह आएगा माइनस ई ds। कोस 0 1 होता है, यह आएगा ई ds प्लस कोस 90 0 होता है, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, माइनस ई ds प्लस ds कितना हो जाएगा, ये भी 0। तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस क्या होगी, 0। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर चार्ज भी कितना है, 0। ये बॉडी अपने अंदर कोई चार्ज कंटेन नहीं करती है। इनसाइड द बॉडी देयर इज चार्ज इज 0, कि इसमें चार्ज कितना है, 0। इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 आने का मतलब उस बॉडी के अंदर चार्ज की वैल्यू कितनी है, टोटल चार्ज 0 है उसके अंदर। यही इलेक्ट्रिक गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक हमें कहती है। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। तो सबसे पहली एप्लीकेशन हम देखते हैं कि अगर हमारे पास एक लंबा वायर हो जिसकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, इन्फिनाइट, फील्ड ड्यू टू एन इन्फिनाइट लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। तो यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर है, ये एक लीनियर चार्ज है, तो हम कहेंगे कि इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, उसको ले लेते हैं लेमडा, कितनी है, लेमडा। तो देखिए इससे किसी भी पॉइंट पर ये अगर एक वायर है तो इसके चारों तरफ आर डिस्टेंस, या भी आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, आर डिस्टेंस, इसके कहीं किसी भी पॉइंट पर आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट देते हैं हम कोई पी, आर डिस्टेंस पी पॉइंट यहाँ लिया। इसी प्रकार यहाँ भी लेते हैं, यहाँ भी दोनों तरफ, चारों तरफ अगर इसके ऐसे पॉइंट लेंगे तो क्या बनेगा, सर्कल। ये बन जाएगा हमारा एक सर्कल बन जाएगा, सर्कल। और अगर इसको लंबा नीचे लेकर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बन जाएगा। ठीक है, तो लेंथ का हम चार वायर बहुत लंबा हमारा, लेकिन हम क्या लेते हैं, उस वायर में से कोई लेंथ का सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस ले लेते हैं। ठीक है, अब इस सिलेंडर के किसी भी करोड़ सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो ये पॉजिटिव चार्ज वायर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बाहर की तरफ। अगर इस पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं इस पूरे वायर की वजह से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यहाँ कितनी होगी, बाहर की तरफ, ई वेक्टर। इसी प्रकार कहीं पर भी सिलेंडर के चारों तरफ, ये भी एक छोटा सिलेंडर है, मान लेते हैं ये जो निप है, इसकी टिप है, ये एक वायर है चार्ज, तो ये जो इसका सरफेस है ये सारा का सारा क्या है कि गॉसियन सरफेस है। ठीक है, और इसके ऊपर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बाहर की तरफ निकली हुई है। तो इस पी पॉइंट पर आर डिस्टेंस से, लीनियर चार्ज जो लाइन ऑफ एक्सिस है उससे आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं। तो देखिए
यहाँ ds वेक्टर बाहर की तरफ हो जाएगा। ठीक है, तीन जगह बनती हैं, एक तो है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और दो है इसके ऊपर और नीचे के एंड पॉइंट्स। ये मैं एक पार्ट बोल देता हूँ, इसको दो पार्ट बोल देता हूँ। एक ये सरफेस है इसका, एक ये सरफेस है, और टू एंड सरफेस, और एक ये क्या है कर्व्ड सरफेस। पहले एंड सरफेस की बात कर लेते हैं, टू एंड सरफेस। देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ऐसे, और सरफेस की ds वेक्टर की डायरेक्शन कैसे है, ऐसे। तो दोनों के बीच में एंगल कितना है, 90। इसी प्रकार यहाँ भी गॉसियन जो ds वेक्टर है वो नीचे की तरफ, और ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज रेडियल आउटवर्ड, तो यहाँ भी एंगल कितना मिलता है, 90 डिग्री। तो इन दोनों एंड की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, टू एंड सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, 0। नो कंट्रीब्यूशन टू द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द टू एंड्स। यहाँ क्या लिखेंगे हम, नो कंट्रीब्यूशन बाय द टू एंड्स टू द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते, क्योंकि यहाँ भी 0 है इस सरफेस पर भी, और यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 है। अब कर्व्ड सरफेस की बात कीजिए, ये एक छोटा सा ds p पॉइंट पर ds हमें एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लिया, ds वेक्टर बाहर की तरफ e। कर्व्ड सरफेस, ड्यू टू कर्व्ड सरफेस कितना होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है, e ds cos 0, ये हटा देंगे तो e ds इज इक्वल टू e बार आ जाएगा ds। देखिए इंटीग्रल करते हैं इसका, तो ds छोटे छोटे एरिया, इस यहाँ भी एक छोटा सा ds 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 ऊपर से नीचे तक और चारों तरफ, तो क्या है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, और वो कितना होता है e इंटू 2 पाई r, और लेंथ ऑफ सिलेंडर कितनी है, l लेंथ का एक गॉसियन सरफेस लिया हमने चारों तरफ वायर के। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस की वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 2 पाई RL है, तो एंड की वजह से कितनी है, फ्लक्स तो 0 है, एंड की वजह से टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी है, फाई e, दिस इज इक्वल टू e इंटू 2 पाई r। टोटल चार्ज इनक्लोज्ड, टोटल चार्ज इनक्लोज्ड इन सिलेंडर, देखिए कितना लेंथ का वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या है, लेमडा, और सिलेंडर की लेंथ कितनी है, l, तो l लेंथ का ही चार्ज इसमें इनक्लोज है। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी मैंने पढ़ा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी गुणा में लेंथ इज इक्वल टू टोटल चार्ज। तो अकॉर्डिंग टू गोस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गोस लॉ क्या कहलाता है, फाई ई इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, दिस इज इक्वल टू क्यू इज इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नोट। इस इक्वेशन से और यहाँ से दोनों को बराबर कीजिए, क्या आ जाएगा, e इंटू 2 पाई आर एल इज इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन, लेमडा से लेमडा कैंसिल, तो e हमारा किसके बराबर आ गया, दैट्स वाई e इलेक्ट्रिक फील्ड इज लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नोट। क्लियरली यहाँ से क्या दिखता है, अगर लेमडा ग्रेटर देन 0 है, पॉजिटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड, और अगर लेमडा लेस देन 0 है तो फील्ड इनवर्ड। और यहाँ से एक चीज हो रहा है, E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई, E कितना है हमारा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई r। और अगर लेमडा पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड होती है, और नहीं तो लेस देन 0 है लेमडा, तो वो क्या हो जाएगी,
इन्वॉल्व हो जाएगी। ठीक है, दूसरी बात कि इस जो हमने इस पी पॉइंट पर निकाली है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बस इस एल लेंथ के चार्ज की वजह से ही है, पूरे चार्ज की वजह से और ज़्यादा हो सकती है, लेकिन हर जगह यूनिफॉर्म मिलेगी, कहीं भी देखेंगे हम। ठीक है, तो इसलिए ये हमारे लिए बेसिक है कि E इज इक्वल टू लेमडा बाई 2πε0r। आपको और ज़्यादा कि बड़ा वायर था उसका ज़्यादा चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे है स्फेरिकल बॉडी। देखिए दूसरा जो एप्लीकेशन है वो क्या है, फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन स्फेरिकल सेल। एक सेल है हमारे पास जिसका R रेडियस है, O इसका सेंटर है, और सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, Q चार्ज टोटल, Q चार्ज इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, तो इसमें दो केस बनते हैं, या तो वो पॉइंट इसके अंदर होगा या वो पॉइंट बाहर होगा जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में निकालनी है। तो पहला पॉइंट देते हैं फील्ड आउटसाइड दी सेल। तो ये हमारी क्या है, सेल। ठीक है, इसका सेंटर O है और रेडियस इसकी R, यही सेल है, थोड़ा सा छोटे करके बना लिया मैंने। इसके बाहर ले लेते हैं फील्ड आउटसाइड द सेल, ये पॉइंट है जहां पर R डिस्टेंस पर हमें क्या निकालना है, P पॉइंट, जहां पर फील्ड निकालनी है इस चार्ज स्फेरिकल सेल की वजह से। ठीक है, तो इसके चारों तरफ ये क्या आ जाएगा, एक गॉसियन सरफेस है, और यहाँ हमने वो पॉइंट दे लिया इस गॉसियन सरफेस में, छोटा सा एरिया एलिमेंट, E की डायरेक्शन बाहर होगी और DS की भी बाहर की तरफ होगी, R डिस्टेंस पर है ये। ठीक है, गॉसियन सरफेस है एक, यहाँ पर DS एरिया एलिमेंट ले लिया, इसको बोलते हैं गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, इस गॉसियन सरफेस पर हमने एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लिया DS। ठीक है, DS वेक्टर बाहर की तरफ है, एरिया वेक्टर, और E की डायरेक्शन भी वही है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड होगी और हर जगह बाहर की तरफ ही होगी, चारों तरफ इसके कहीं भी ले लें हम। एक DS एरिया एलिमेंट ले लिया, तो यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एट P स्मॉल एरिया एलिमेंट कितना हो जाएगा, E ds cos 0 इज इक्वल टू E ds। ठीक है, लेकिन अगर पूरे छोटे छोटे ds एलिमेंट, तो ds क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा E इंटू 4πr। अगर इस पूरे गॉसियन सरफेस की बात करें तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा, E इंटू 4πr²। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्या कहलाता है, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसके बराबर होता है, टोटल चार्ज बाई एप्सिलॉन नॉट। टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना है, +Q, अंदर ही है सारा का सारा, तो एक Q चार्ज अंदर है और ये इसके बराबर हो जाएगी 4π। एक तो हमने फार्मूला इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल का फार्मूला लगाकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाली, और एक अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ Q बाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों बराबर रखेंगे, तो यहाँ से E की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट R। फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये तो वही फार्मूला आ गया। तो अगर बाहर लेते हैं हम एक पॉइंट आउटसाइड द सेल, तो जो वो सेल होती है वो एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करती है, कहीं पर भी चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर निकालेंगे तो वो किसके बराबर होती है, Q बाई 4π एप्सिलॉन नॉट। अगर ये पॉइंट खिसक कर इसके सरफेस पर आ जाए, कितने डिस्टेंस पर, एट दी सरफेस ऑफ सेल
इसका मतलब है जो आर है वो आर के ही कैपिटल आर के बराबर हो जाए। तो ई हमारी किसके बराबर हो जाएगी, ई हो जाएगी क्यू बाई 4πε0 आर स्क्वायर। तो क्यू किसके बराबर होता है, सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो क्यू किसके बराबर हो जाएगा हमारा, सरफेस चार्ज डेंसिटी गुणा में एरिया 4πr²। इस सेल का एरिया क्या है 4πr²। तो क्यू को क्या लिख सकते हैं हम, सिग्मा 4πr² बाई 4πε0 r²। ये हो जाएगा कैंसिल। तो ई किसके बराबर होगी, सिग्मा बाई ε0। कांस्टेंट, कहीं पर भी हम सेल के सरफेस पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे ड्यू टू सरफेस चार्ज तो सिग्मा बाई ε0। देखिए किसी भी सरफेस, इसके सरफेस पर कहीं पर देखेंगे तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। अगर ये पॉइंट इनसाइड होता तो क्या होता, ये याद रख, यहाँ लिख लेते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल इज क्यू बाई 4πε0 r²। यहाँ लिख लेते हैं इनसाइड द सेल। अगर पॉइंट हमारा इनसाइड होता तो क्या होता। दूसरा केस क्या है, फील्ड इनसाइड दी सेल। तो ये हमारा क्या है, सफेयर था, स्फेरिकल सेल, और आर इसका रेडियस और इसका सेंटर। अगर हम ये पॉइंट कहीं यहाँ पर ले लेते हैं अंदर पी पॉइंट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, और इसके ऊपर क्यू चार्ज आपको पता ही है। इसका रेडियस आर है, ये गॉसियन सरफेस है। अगर यहाँ सपोज करते हैं पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर बाहर की तरफ होगा, ds वेक्टर बाहर की तरफ होगा। तो इस अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ई ds cos थीटा इज इक्वल टू ई ds, और ds छोटा छोटा ds लेंगे तो छोटे अंदर जो स्फेयर बना है हमारा उसका क्या हो जाएगा फार्मूला ई इंटू 4π। इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा स्फेरिकल 4πr²। लेकिन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ क्यू बाई एप्सिलॉन। क्यू कितना है इस सेल के अंदर, जो हमारा जो गॉसियन सरफेस है, ये गॉसियन सरफेस, दिस इज गॉसियन सरफेस। इस गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज कितना है, चार्ज इसके अंदर तो है नहीं, वे तो बाहर है सारा का सारा, तो चार्ज है 0 बाई ε0 इक्वल टू 0। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है फाई ई 0। तो क्या हो जाएगा ई इंटू 4π r² इज इक्वल टू 0, ई इज इक्वल टू 0। अगर हमारा r लेस देन कैपिटल R है, सेल के r से छोटा, रेडियस से छोटा है गॉसियन सरफेस का r, तो उसके ऊपर कोई भी पॉइंट लेंगे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, एक ग्राफ से समझते हैं। यहाँ r बढ़ेगा और यहाँ पर e बढ़ेगा। ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 रेडियस सेंटर से स्टार्ट करते हैं। जैसे जैसे r बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, लेकिन एकदम से कितनी हो जाएगी मैक्सिमम। कब, जब हम यहाँ से चलते चलते कहाँ पहुँच जाएंगे, सरफेस के ऊपर पहुँच जाएंगे। कितनी होती है सरफेस पर, हमने निकाला था ई इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन कांस्टेंट, मैक्सिमम होती ई मैक्स होगी, ई मैक्स मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द सेल। और फिर क्या था क्यू बाई 4πε0 r², फिर ये घटती हुई चलेगी। जैसे जैसे r बढ़ेगा ये घटनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, स्फेरिकल सेल के अंदर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड,
मैक्सिमम कब होती है? जब आर किसके बराबर आ जाता है हमारा? कैपिटल आर के बराबर, और फिर एक्सपोनेंशियली घटनी स्टार्ट हो जाती है, ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, 2 हमने एप्लीकेशन पढ़ लिए, 2 या 3 और बचती हैं। ठीक है, वो नेक्स्ट टॉपिक में कवर हो जाएंगे। थैंक यू।